हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट फ्री ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों, आप सभी के सभी कैसे हैं? जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो सभी जो है कैसे हैं, और आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? अच्छा, तो देखो, अच्छे से कीजिए। और आप लोगों को जैसे पता है कि मैंने जो है भारतीय काव्य शास्त्र जो है वो पूरा कंप्लीट करा दिया है। और आज जो है हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो पाश्चात्य काव्य शास्त्र पे करेंगे, ठीक है? तो मैं आपके हिंदी साहित्य की जो है टीचर हूँ, और हम लोग यहाँ पर किसकी तैयारी कर रहे हैं? यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि साहित्य शास्त्र का जो हमारा यहाँ पर साहित्य शास्त्र जो है हम वो पढ़ रहे हैं, और उसमें हम लोगों ने भारतीय काव्य शास्त्र जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो इससे जो हमारी पिछली क्लास बच्चों रही थी वो किस चीज़ की रही थी? एमसीक्यू की रही थी, ठीक है? तो उसमें हमने जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, ठीक है, वो हमने किए थे। पूरे भारतीय काव्य शास्त्र में से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे वो सारे हमने वहाँ पर कंप्लीट किए। यस। और आज जो है हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र जो है शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों को पता है कि मेरी डेली क्लास कितने बजे होती है? 12 बजे मेरी क्लास होती है। तो डेली आप लोग 12 बजे बिल्कुल टाइम से जो है आ जाया करो, और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर आपको सारी जितनी भी वीडियोज़ है वो मिल जाएगी और आपको हमेशा नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ठीक है? और आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेटो का काव्य सिद्धांत, ठीक है? तो आज हम प्लेटो का जो काव्य सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे काव्य तो आपने भारतीय काव्य भी पढ़ा, ठीक है? काव्य लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, ठीक है? लेकिन अब हम जो पाश्चात्य जो है आचार्य, उन्होंने जो काव्य सिद्धांत दिया है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है हमारी जो इकाई है वो 3 चल रही है, और भाग हमारा जो है 16वां भाग चल रहा है। तो मेरा नाम क्या है? मेरा नाम जो है मिस ज्योति है। तो मैं जो है आप लोगों को हिंदी जो साहित्य है वो पढ़ा रही हूँ, ठीक है? तो आगे चलते हैं। कुछ डिटेल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो हमारे इस ग्रुप में जो है न्यू ज्वाइन हुए हैं, उन लोगों के लिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है? ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, और ये हमारा इंस्टा अकाउंट है। तो आप इसे ज्वाइन करें, इसे फॉलो करें। और इसमें आप लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है? तो दोस्तों, हाँ, इसमें आप लोगों को जो है बहुत फ़ायदा है। आप लोगों को यहाँ पर यूजीसी की जितनी भी अपडेट्स वगैरह है वो सब फिलर फॉर्म में मिल जाएगी, ठीक है? आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ जो नंबर स्क्रीन में आएगा आपको उससे जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। वहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। इफ़ आप व्हाट्सएप नहीं ज्वाइन करना चाहते तो आप इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ आपको मिल जाएगा। और आप जो है टेलीग्राम में भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों? तो आप लोगों को देखो कितने सारे बेनिफिट यहाँ पर हो रहे हैं। आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास 2 सेशन होते हैं, एग्जाम 1 के और एग्जाम 2। पेपर 1 और पेपर 2 होता है यूजीसी नेट जो पेपर होता है उसमें। अब जैसे कि पेपर 1 है, क्योंकि हम लोग तो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हिंदी, और हिंदी जो है हमारा पेपर 2 होता है, तो पेपर 1 भी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, पेपर 1 भी मस्ट है हमारे लिए। तो उसमें जो है हमें करंट जीके आती है, फर्स्ट पेपर की जो क्लासेस है उसमें 10 यूनिट्स है, वो आपको कवर अप करनी होती है। तो आप कहाँ कवर अप करेंगे? तो ये क्लास आपको देखो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। 9 बजे जीके की, 11 बजे आपको फर्स्ट क्लास, एंड उसके बाद आपको 2 o'clock जो है वो आपको फर्स्ट पेपर की फिर दोबारा क्लास मिल जाती है। तो आपको यहाँ पे कितना बेनिफिट हो रहा है? फर्स्ट पेपर की तैयारी आप यहाँ आराम से कर सकते हैं, और सेकेंड पेपर की तैयारी तो आप 12 बजे मेरे साथ कर ही रहे हैं। यस, राइट स्टूडेंट्स? चलो चलते हैं आगे, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है स्क्रीन में दिख रहा है कि ये एक एप्लीकेशन है, तो जो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे डाउनलोड? प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ जाकर आप लिखिए फिलर फॉर्म।
फिलर फॉर्म सर्च करेंगे तो फिलर फॉर्म की एक एप्लीकेशन आएगी, आप उसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करके जब आप उसको ओपन करेंगे वहां पे 2 ऑप्शंस आएंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, तो उसमें आपको फ्री नोट्स मिल रहे हैं, लाइव क्लासेस तो आपको मिल ही रही है, 5000 MCQs मिल रहे हैं एंड PYQ मिल रहे हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपको वहां पर प्रोवाइड है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड प्रैक्टिस देखो, रिवीजन इज वेरी मस्ट, रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी होती है, तो वो तो आपको करनी ही है। तो यहाँ पे 100% आपको ऑफ मिल रहा है, आपसे 1 रुपये भी नहीं लिया जा रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों को भारतीय काव्य शास्त्र पूरा पढ़ा दिया, तो आप बोलोगे कि मैम इसमें जो है भारतीय काव्य शास्त्र कौन सा है, तो मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं। साहित्य शास्त्र का इकाई 3 चल रही है बच्चों, और साहित्य जो शास्त्र है उसमें हम काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन कर चुके हैं। संप्रदाय की बात करूं तो ये जो 6 संप्रदाय है, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य जो सिद्धांत है, ये हम कर चुके हैं। रस निष्पत्ति कर चुके हैं, साधारणीकरण कर चुके हैं, शब्द शक्ति कर चुके हैं, काव्य दोष और काव्य गुण भी हम कर चुके हैं। तो ये जो पूरा पार्ट था बच्चों, ये था भारतीय काव्य शास्त्र, जो मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है, और मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी तरीके से वो किया भी है, तो आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा था। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोगों ने तैयारी की है और आप लोग पढ़कर बैठे थे, मुझे अच्छा लगा। तो वेरी गुड, कीप इट अप, ऐसी ही करते रहो और अच्छे से मेरे साथ तैयारी करते रहो। ठीक है, और आप लोगों का जो इस साल का JRF नेट है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ मेरे पास और न्यू स्टूडेंट्स आए। आप लोग जब क्रॉस आउट करोगे तो मैं उन्हें भी तो बताऊंगी कि भाई पुराने जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से एक ही बारी में जो है नेट एंड JRF क्लियर कर लिया। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस। अब बात करते हैं हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र की। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्लेटो का काव्य सिद्धांत। ठीक है बच्चों, तो प्लेटो का जो काव्य सिद्धांत है आज हम वो पढ़ेंगे, और कल का जो टॉपिक होगा वो हमारा अरस्तु का टॉपिक होगा, तो कल हम अरस्तु के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके हम पाश्चात्य जो काव्य शास्त्र है वो भी कंप्लीट करेंगे। अब आगे चलें, अब आते हैं अपने टॉपिक पे, और टॉपिक जो है हमारा क्या है, प्लेटो का काव्य सिद्धांत। उससे पहले जो मैंने आप लोगों को पिछली क्लास, जो हमारे काव्य दोष की जो क्लास हुई थी, उसमें मैंने एक प्रश्न दिया था आपको कि ओज गुण का विरोधी जो है किसे माना जाता है, वामन के अनुसार। तो वामन के अनुसार ओज गुण का विरोधी जो है किसे माना जाता है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रसाद गुण। ठीक है, तो वामन के अनुसार जो है प्रसाद गुण को जो है ओज गुण का जो है विरोधी माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया। तो जिन्होंने सही आंसर जिन्होंने दिया है उनकी बहुत बहुत उनके लिए कंग्रेचुलेशन। ठीक है, और ऐसे ही पढ़ते रहिए और अच्छे से जो है देते रहिए। अब चलते हैं आगे हमारे टॉपिक पे। तो टॉपिक की बात करते हैं, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्लेटो के बारे में, कि प्लेटो जो है पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो है बहुत अच्छे आचार्य रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या क्या किया है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, और इनका जन्म स्थान क्या है, इनका मूल नाम क्या है, और इन्हें जो है अंग्रेजी में इनको क्या कहते, तो अंग्रेजी में तो इनको प्लेटो ही कहते हैं। इनका जन्म और मृत्यु का टाइम जो पीरियड है वो क्या है, क्योंकि ये सारे जो छोटे छोटे प्रश्न हैं ये बन जाते हैं। ठीक है, और इन्होंने जो है अपना कौन सा सिद्धांत दिया है, काव्य सिद्धांत दिया। तो याद रखना, प्लेटो ने अपना काव्य सिद्धांत दिया है और ये आपके सिलेबस में है, तभी हम इसे पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि हम बात करते हैं प्लेटो की, तो प्लेटो के बारे में थोड़ी सी कुछ जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, अगर प्लेटो की बात करें तो पाश्चात्य जो काव्य चिंतक की जो परंपरा है उसका विकास, अगर हम उसकी स्टार्टिंग कहें कि उसका विकास कब हुआ था, तो 5वीं सदी में बच्चों, 5वीं सदी की ईस्वी पूर्व में माना जाता है। ठीक है, तो 5वीं सदी की ईस्वी पूर्व में जो है उसकी स्टार्टिंग मानी गई कि उसका विकास होना शुरू हुआ था, किसका, पाश्चात्य काव्य का। ठीक है, पाश्चात्य जो काव्य है चिंतन की जो परंपरा है उसमें 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में जो है हेसियड हो गया, सोलन हो गया, पिडार हो गया, नाटककार हो गया आदि की रचनाओं में साहिक जो है सिद्धांतों का उल्लेख भी मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे साहिक जो सिद्धांत है वो लिखे गए, तो वो भी वहां पर मिलते हैं। ठीक है, लेकिन
जो है सबसे, अगर मैं बात कहूँ पाश्चात्य की, तो साहित्य लोचन की जो पहली झलक है, मतलब जो साहित्य लोचन है उसकी पहली झलक कहाँ मिली? प्लेटो के पास ही मिली। प्लेटो की जो इयोन नामक जो संवाद था उसमें मिलता है। तो प्लेटो का जो मैं कहूँगी कि जो जन्म है, वो जन्म जो माना जाता है उसमें, वो उनका माना जाता है 427, ठीक है, 427 से लेकर जो है 347, 427 से लेके 347 ईस्वी पूर्व जो है इनका जो है जन्म और जो है मृत्यु का जो टाइम है वो माना जाता है। तो इनका जो जन्म है वो 427 में हुआ था, मतलब 427 में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु है वो 347 में हुई थी। तो इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए स्टूडेंट साथ साथ, ठीक है, याद कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ फास्ट करूं ताकि आप लोग जो है उसे याद, आप मेन मोटिव क्या है ना, अगर मेन मोटिव क्या है कि याद करना, ठीक है। अब उसको हम इस तरीके से याद करें तो ऐसा सही, नहीं तो लिखकर याद करना है, कोई कोई लिखकर भी याद करता है, तो लिखकर याद करना है तो वैसे याद करो, ठीक है, बट याद होना चाहिए। अगर जन्म स्थान की बात करें, हम प्लेटो की बात कर रहे हैं, तो प्लेटो का जो जन्म स्थान है वो कहाँ का है? तो एथेंस, ठीक है, एथेंस जो है इनका जन्म स्थान माना जाता है, ठीक है। और इनका जो मूल नाम है, इनका मूल नाम जो है अस्तितोक्लिस, अस्तिस्तोक्लिस, अरिस्तोक्लिस माना जाता है इनका नाम, अरिस्तोक्लिस, ठीक है, इनका मूल नाम माना जाता है अरिस्तोक्लिस, ठीक है बच्चों। और वैसे इनका अंग्रेजी में जो नाम माना जाता है वो है प्लेटो। तो प्लेटो इनका नाम जो है वो सबसे ज्यादा फेमस है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, ये जो है प्रत्ययवादी माने जाते हैं, ये प्रत्ययवादी क्यों है ये भी पता चल जाएगा आप लोगों को काव्य के जो इस सिद्धांत में, ठीक है, काव्य सिद्धांत में आपको पता चल जाए। तो प्लेटो को जो है प्रत्ययवादी माना जाता है और आत्मवादी इनको दार्शनिक माना जाता है। आई होप इतना क्लियर होगा, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं प्लेटो के काव्य सिद्धांत की, ठीक है। तो प्लेटो का काव्य सिद्धांत जो है वो क्या है, उसमें क्या बताया जा रहा है, तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से कोशिश की, क्योंकि पुराने जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको बहुत डाउट थे इस चीज़ को लेकर कि मैम इसको थोड़ा सा इजी करके बता दीजिए, कि क्योंकि याद नहीं होता है और समझ में भी नहीं आता है कि प्लेटो जो है वो एक्चुअल में बताना क्या चाहता है, उनका मतलब उन्होंने अपने जो सिद्धांत है उसमें बताया क्या है, अपना इस काव्य सिद्धांत में क्या बताया। तो बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न है, कोई अलग तरीके से बताता है, कोई अलग तरीके से बताता है, लेकिन मैं यहाँ पर इस टॉपिक को लेकर आई तो मैंने यही सोचा कि क्या चीज़ है यहाँ पर डाली जाए कि आप लोगों के लिए ये चीज़ इजी हो जाए और आप लोगों को कभी ना भूले ये चीज़, ठीक है, क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि आप एक ही बारी में उस चीज़ को याद कर ले। तो मैं यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से लेके आई हूँ, पहले इसे पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको डायग्राम के माध्यम से जो है जो प्लेटो का सिद्धांत है वो पूरी अच्छी तरीके से डिफाइन कर दूंगी, आपके माइंड में सेट कर दूंगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। प्लेटो जो काव्य सिद्धांत है, सबसे पहले सुकरात के शिष्य माने जाते हैं। सुकरात के शिष्य कौन है? आचार्य प्लेटो। तो आचार्य जो प्लेटो है वो सुकरात के शिष्य माने जाते हैं। तो पूछ लिया जाता है क्वेश्चन 1 नंबर में। पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के आदि जो है स्रोत है इनके, और वे मूलतः जो है एक दार्शनिक और स्मृतिकार जो हैं वो हैं, ठीक है। यूनान के दार्शनिकों में इन्हें जो है मूर्धन्य स्थान प्राप्त है, तो बहुत अच्छा इनको जो है स्थान दिया गया है। अनुमान के अगर आधार पर बोले, क्योंकि मैंने आपको बताया जो इयोन नामक जो संवाद था उसमें जो है प्लेटो की थोड़ी सी झलक मिलती है, तो उसी में अगर हम देखें तो उसी में उनका जो जन्म है और मृत्यु है वो लिखा हुआ है। तो वो उसके हिसाब से उनका जो जन्म है वो 427 ईस्वी पूर्व माना जाता है और उनकी मृत्यु जो है वो 347 ईस्वी पूर्व मानी जाती है, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है माइंड, ठीक है। आगे चलते हैं। उनके अगर माता पिता की बात करें तो दोनों का संबंध जो है एथेंस के अत्यंत जो है सभात और रुकिए जरा, ठीक है, अत्यंत जो है सम्भ्रात और प्रतिष्ठित कुलों से था, ठीक है। तो काफी अच्छे कुल के थे वो लोग, ठीक है। प्लेटो की जो फैमिली थी वो बहुत ही अच्छे कुल की थी, ठीक है। और क्या है, एथेंस में था। तो मतलब मैंने इनको आप लोगों को बताया कि इनका जो जन्म स्थान था वो भी कहाँ का था, इनका जो जन्म स्थान था बच्चों वो भी एथेन का ही था। तो इनका जन्म स्थान कहाँ का है? एथेंस का था इनका जन्म स्थान। तो ये भी थोड़ा सा अपने माइंड में इसको लर्न करो।
उसके बाद आगे चलते, प्लेटो का जो वास्तविक नाम था जो अभी मैंने बताया अरिस्तोक्लिस है बेटा, अरिस्तोक्लिस। ये थोड़ा सा तिल तल्स लिखा, गलत लिखा हुआ है, तो इसका है अरिस्तोक्लिस, अरिस्तोक्लिस, ठीक है। तो इनका वास्तविक नाम अरिस्तोक्लिस था, पर इन्हें अंग्रेजी में जो है प्लेटो पुकारा जाता था। बाद में वे जो है पलतोन उपनाम से प्रसिद्ध गए, ठीक है, पलतोन नाम से प्रसिद्ध हुए और वैसे प्लेटो बोलते थे। लगभग जो है 387 ईस्वी में उन्होंने एक विद्यापीठ की स्थापना भी की थी, जहां उनके जो है निर्देशन में जो है दर्शनशास्त्र, प्राकृतिक विज्ञान, न्याय एवं विधि संबंधित जो है शिक्षा दी जाती थी, ठीक है बच्चों। और उन्होंने जो है कीड़ों और गणतंत्र जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखे हैं, ठीक है। तो काफी कुछ जो प्लेटो ने यहाँ पर दिया है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं उनके काव्य सिद्धांत की। तो काव्य सिद्धांत जो है प्लेटो का क्या है, ये तो थोड़ा सा जानकारी होगी कि प्लेटो के बारे में, कि हमें थोड़ा बहुत जो है पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो यहाँ पर हमने पढ़ा। अब आगे चलते हैं जो प्लेटो से पूर्व, क्योंकि अभी हम सीधा सिद्धांत में नहीं पहुंच सकते, प्लेटो से पहले भी तो जो है किसी न किसी ने काव्य जो सिद्धांत है वो दिया ही होगा, ठीक है। काव्य सिद्धांत के ऊपर प्लेटो से पहले भी बहुत लोगों ने कुछ ना कुछ कहा होगा। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, वह सत्य के प्लेटो से पूर्व जो है, पूर्व लिखा है, ठीक है, प्लेटो से पूर्व जो है अनुकरण सिद्धांत किसने दिया है। तो सबसे पहले इतना याद करो, काव्य सिद्धांत की बात कर रही हूं तो जो प्लेटो ने सिद्धांत दिया है उनके सिद्धांत का नाम है अनुकरण। क्या सिद्धांत का नाम है? अनुकरण। याद कीजिए बच्चों जल्दी से, अनुकरण सिद्धांत, ठीक है। अनुकरण सिद्धांत दिया प्लेटो ने, लेकिन अनुकरण सिद्धांत देने से पहले भी तो किसी ने अनुकरण सिद्धांत दिया, तो उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर हम प्लेटो ने अनुकरण सिद्धांत को किस तरीके से समझाया और क्या कहा वो बताऊंगी, ठीक है। तो अनुकरण का मतलब क्या होता है? अनुकरण का मतलब होता है नकल। अनुकरण का मतलब क्या होता है बच्चों? नकल होता है अनुकरण का मतलब, ठीक है। अब पढ़ते हैं, वे सत्य का उपासक है, तर्क के हिमायती था, अतः जो है सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने एक और दर्शन की वेदी पर अपने कवि हृदय की जो बलि जो है चढ़ा दी, और दूसरी ओर उन्होंने श्रद्धा पात्र होमर को यह कहकर निंदा की कि दुनिया के लोगों को झूठ बोलकर होमर ने ही सिखाया है। मतलब झूठ बोलना जो है किसने सिखाया? होमर ने सिखाया। तो होमर भी जो है बहुत अच्छे वो है, और होमर का नाम यहाँ पर लिया गया है। क्यों लिया गया है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो प्लेटो का मत क्या है कि उन्होंने जो है कविता को मनोरंजन के लिए लिखी जाती है, ग्रीक लोगों की जो है अस्वस्थ मनोवेगों को उभारती है, देव और महापुरुषों जो आख्यानों का जो है स्वागत किया जाता है, किंतु उनका जो आक्रोश है उन साहित्य में है, और दुखात अगर या रोना धोना उनको बढ़ावा देकर समाज को कमजोर बनाता है। चूंकि जो कमजोर समाज होता है वो अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकता, इसीलिए वैसे साहित्य और लेखक को राज्य में रहने के जो अधिकारी भी नहीं होते हैं, ठीक है। और क्या है? बल और पुरुष को जगाने के बदले कमजोर बनाता है, ठीक है। अब क्या यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि क्यों क्या बोल रहे हैं, है ना। आप लोग बोल रहे होंगे कि अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो क्या रहा है ये, है ना। तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर बात की जा रही है होमर की। अब जो प्लेटो से पहले आए थे वो थे होमर। सबसे पहले प्लेटो से पूर्व जो है ग्रीक काव्य जो शास्त्र थे उन्होंने अनुकरण का अस्तित्व रखा था, ठीक है। जो ग्रीक काव्य शास्त्र के लोग थे उन्होंने जो है अनुकरण का अस्तित्व पहले रखा, मतलब वो अनुकरण सिद्धांत ऑलरेडी ला चुके थे, ठीक है। लेकिन उसके बारे में सबसे पहले जो चर्चा की गई वो होमर ने की थी। तो होमर ने उसके बारे में बोला, मैंने कहा ना प्लेटो का अभी नहीं आया था अनुकरण सिद्धांत। होमर ने क्या किया? होमर की जो रचना थी, होमर ने एक रचना लिखी, उसका रचना का नाम था बच्चों हिम टू अपोलो। हिम टू अपोलो एक तो ये वाली थी, अरिस्तोफानेस, ठीक है, अरिस्तोफानेस, ठीक है। तो ये दो रचनाएं थी उनकी, आप लोग निकाल सकते हैं गूगल में आराम से। तो हिम टू अपोलो व अरिस्टोक्रम जो उनकी रचना थी ये दोनों की दोनों, ठीक है। इस रचना में उन्होंने वुमेन सेलिब्रेटिंग दी थैम्सोफोबिया में जो है कला की विवेचना की थी। अनुकरण की मूल्यांकन जो मूलकता है उनकी, उसके
अर्थ में की गई थी, मतलब उसको उन्होंने पूरी तरीके से जो अनुकरण की जो मूल तत्व है उसको पूरी तरीके से उन्होंने उसमें समझाया था। तो हम कह सकते हैं कि होमर ने सबसे पहले इस चीज़ का इस्तेमाल किया था। लेकिन जो प्लेटो थे, प्लेटो की अगर बात करें तो उनके जो सिद्धांत है उसमें होमर का जो तो थोड़ा बहुत प्रभाव है वो देखने के लिए मिलता है बच्चों, ठीक है, उसका जो प्रभाव है वो मिलता है। तो यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं होमर की बात कर रही हूँ कि होमर का जो अनुकरण शब्द है, जो उन्होंने अनुकरण शब्द दिया के लिए उन्होंने जो है एक जो है माई मिसिस जो है शब्द का प्रयोग किया। उस शब्द का नाम है माई मिसिस, ठीक है, माई मिसिस जो है शब्द का प्रयोग किया है, हिंदी में भी माई मिसिस शब्द का प्रयोग किया। तो होमर ने अनुकरण शब्द के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया उस शब्द का नाम है माई मिसिस। तो एक नंबर में पूछ सकते हैं कि होमर ने अनुकरण शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था, माई मिसिस, ठीक है, तो इस शब्द का प्रयोग किया था। और प्लेटो के अनुसार अगर देखा जाए तो सिद्धांत में अनुकरण का वे अर्थ नहीं है, मतलब प्लेटो उससे थोड़ा अलग तरीके से सोचते हैं। जो होमर में था, होमर ने तो माई मिसिस शब्द दे दिया, लेकिन प्लेटो थोड़ा उससे अलग सोचते थे। तो प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत जो है वो पूर्ववर्ती अनुकरण सिद्धांत से भिन्न होते हुए भी उसके अनुकरण सिद्धांत के बीच इसी में निहित है। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्लेटो की, देखो सबसे पहले तो सिद्धांत किसका आया, होमर का आया ना, होमर ने इस शब्द का प्रयोग किया, भले उन्होंने इस शब्द का प्रयोग माई मिसिस शब्द से किया होगा, लेकिन उन्होंने बताया तो अनुकरण के बारे में ही है, ठीक है। और इसका प्रभाव आप सीधा सीधा प्लेटो का जो काव्य सिद्धांत दे रखा है अनुकरण वाला, उसमें आप आराम से देख सकते। तो एक तरीके से देखा जाए तो प्लेटो और जो होमर का सिद्धांत था उसमें ज्यादा भिन्नता नहीं थी, बहुत सारी चीजें मैं कहूँ कि सेम टू सेम थी। लास्ट में हम लोगों को नतीजा, जब हम इसका जो निष्कर्ष पढ़ेंगे उसमें भी हम पढ़ेंगे कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता था, इसमें भी रस की जो चर्चा है वो थोड़ी ना थोड़ी मिलती ही है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है होमर के बारे में बताया कि होमर ने जो है सिद्धांत यहाँ पर दिया था, और प्लेटो का सिद्धांत भी थोड़ा बहुत, प्लेटो के जो सिद्धांत है उसमें होमर का थोड़ा बहुत इफेक्ट जो है वो दिखता है, प्रभाव जो है वो दिखता है, ठीक है। तो उनसे प्रभावित थे वो थोड़े थोड़े। आगे क्या है, भले उनको वो नकार रहे थे, होमर की बातों को उन्होंने नकारा है, ठीक है, उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसका जो है चीज वो दिखती है उसमें। आगे अगर बात करें बुर्ट्रैड रसल की, तो उनका कहना भी ठीक ही लगता है कि प्लेटो के जो अनुदान विचार का भी ऐसे, उनका भी जो है अनुदार विचारों का भी ऐसी जो है सज धज के साथ प्रस्तुत करने की जो है कला थी, और वे भावी युगों को ही प्रवचित करती रही थी। मतलब एक तरीके से क्या है कि जब कोई काव्य लिखता है तो काव्य क्या लिखता है, लोगों के ऊपर लिखता है काव्य, है ना। जब किसी के जीवन को देखता है या अपने जीवन में ही दुख भरी चीज जिंदगी है या कुछ है, तो आप उस चीज कवि क्या करता है, उन चीजों को अपनी काव्य के माध्यम से जो है लोगों तक पहुंचाता है। अब प्लेटो की क्या थॉट है, थिंकिंग क्या है प्लेटो की, प्लेटो क्या सोचते हैं, प्लेटो सोचते हैं कि यार ये सब चीजों को बढ़ावा देने से कुछ नहीं होगा, इन सब चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो इसीलिए तो उन्होंने यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया है कि जो मतलब ये है होमर है, होमर ने क्या किया है, रोना धोना इन सब चीजों को बढ़ावा देकर समाज को कमजोर बनाने की कोशिश की है। तो इसका पूरा पूरा मैं कहूं कि ब्लेम किसके ऊपर लगाया है, दोष किसके ऊपर लगाया है, होमर के ऊपर लगाया है, क्योंकि होमर ने अपने काव्य के माध्यम से उन्होंने, मतलब उनके कहने का मतलब है कि काव्य में ये सब चीजें नहीं लिखनी चाहिए। काव्य में जो है, काव्य कैसा होना चाहिए, एक आदर्श काव्य होना चाहिए, नैतिकता के ऊपर होना चाहिए, उसमें कुछ जो है कुछ मूल्य होने चाहिए, कुछ अच्छी चीजें होनी चाहिए, मतलब दुख भरे और ये सब चीजों को नहीं उसमें वर्णन होना चाहिए, ठीक है, उसमें आनंद मिलना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, लोग क्या है दूसरों के दुखों में भी अपना मनोरंजन करने के लिए या पैसा कमाने के लिए क्या कर देते हैं, काव्य लिखने बैठ जाते हैं, ठीक है। तो उस चीज को प्लेटो यहाँ पर क्या बता रहे, गलत बता रहे। तो एक तरीके से देखा जाए तो प्लेटो की जो थिंकिंग है वो बिल्कुल सही भी है ना। तो यहाँ पर क्या है, प्लेटो ने इस चीज का जो है विरोध करते हुए बताया कि अगर ऐसा है तो ये किसकी वजह से है, होमर की वजह से, क्योंकि होमर ने अपने काव्य में जो है इस तरीके से लोगों की जिंदगियों को उभारा है, ठीक है। और रसल भी यही कहते हैं कि इस तरीके प्लेटो के जो अनुदान विचारों को ऐसे सज धज के साथ प्रस्तुत करने की जो है कला थी। तो कला का मैं कहूँ तो प्लेटो ने कला का बहुत सख्ती से जो है विरोध किया। वो एक तरीके से विरोधी नहीं थे उसके, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है कला को जो है गलत माना है कि ये एक कला जो है वो गलत है, क्योंकि ये दूसरों के दुखों को
और करके जो संसार है उनको क्या करती है, कमजोर बनाती है। तो वे भी भावी युगों को ही प्रवचित करते रहते थे। अब आगे जाके आपको बच्चों थोड़ा और अच्छे ढंग से पता चलेगा कि एक्चुअल में ये है क्या। तो यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत की, और यहां से आप लोग थोड़ा ध्यान से बिल्कुल समझना कि क्या है ये। चलें आगे। ठीक है बच्चों, तो क्या है प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत। प्लेटो का जो अनुकरण सिद्धांत है बच्चों, कला को वो अच्छा नहीं मानते हैं। अब कला को वो अच्छा क्यों नहीं मानते हैं ये भी सुन लो। ठीक है, प्लेटो ने जो है इस संसार का जो मूल सत्य है वो ईश्वर को स्वीकार किया है। ठीक है, प्लेटो किसको मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं। और ईश्वर जो है सबसे बड़े क्या है, क्रिएटर है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। सबसे बड़े क्रिएटर कौन है, ईश्वर है। हमारी बात नहीं कर रहे, स्टार्टिंग ही किससे बताइए, ईश्वर से बताइए कि ईश्वर जो है वो सबसे बड़े हैं और वो ही क्रिएटर है, उन्होंने ही तो ये सब कुछ किया है। तो जब ईश्वर जो है सत्य की अनुकृति करते हैं, मतलब जब उन्होंने अपने माइंड में जो है इसको क्रिएट किया, मतलब उन्होंने अपनी भावनाओं को, अपनी चीज़ों को जो है दिखाने के लिए, क्रिएटर है ना वो, तो उन्होंने क्रिएशन की अपने माइंड में कि ऐसा होना चाहिए, संसार ऐसा होना चाहिए, तो यह संसार है। मेरी बात समझ में आई। उसके बाद क्या हुआ, जब ईश्वर ने एक संसार का जो है बारे में सोचा, ठीक है, तो उन्होंने उसकी क्या कर दिया, उसका निर्माण कर दिया, मतलब एक संसार बना दिया। पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, ह्यूमन बींग्स है, सभी के सभी जो है मानव जाति, जनजाति जो है यहाँ पर है। तो एक संसार बन गया पूरा का पूरा। और फिर क्या हुआ, इस संसार का अनुकरण ही क्या है, काव्य है। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब ये जो सारा संसार है, इस संसार में बहुत सारे लोग आए। अब कुछ तो बहुत बड़े बड़े कवि भी निकल गए। अब वो कवि क्या करने लगे, इन्हीं संसारों को एक क्रिएटर तो कौन हुआ, ईश्वर हुआ, क्योंकि उन्होंने क्रिएट किया। तो क्या हो गया, उन्होंने क्रिएट कर कर एक संसार बना दिया, तो वो क्या हो गया, अनुकरण हो गया। अनुकरण मतलब क्या होता है, नकल होती है। तो उन्होंने क्या किया, जो अपने माइंड में क्रिएट किया था, जो सोचा था संसार के बारे में, उसकी नकल क्या कर दिया, उसके नकल को जो है संसार बना दिया, और वो नकल को उन्होंने उतार दिया। ठीक है, तो वो संसार बन गया। और जब उसमें कवि का जन्म होता है, तो कवि क्या करता है, उसी संसार को देखता है और फिर उस संसार को काव्य में उतार देता है, उसी संसार को काव्य में उतार। अब क्या हो गया, दूसरी बार क्या हो गया, अनुकरण हो गया। एक अनुकरण ईश्वर ने किया था, दूसरा अनुकरण कला ने कर दिया। कला मतलब जो कवि है, कवि ने कर दिया। तो क्या किया, प्लेटो की मान्यता है कि कवि जो है अनुकृति की अनुकृति करता है। अनुकृति मतलब नकल। ठीक है बच्चों, तो कवि क्या करता है, अनुकृति की भी अनुकृति करता है, अनुकृति की भी अनुकृति करता है। तो मतलब अनुकृति का मतलब पहले तो नकल हो रखी थी, किसने की थी, ईश्वर ने की थी, और उन्होंने संसार बना दिया। संसार को देखकर फिर दोबारा काव्य में डाल दिया गया, किसके द्वारा, कवि के द्वारा। तो कवि ने क्या कर दिया, अनुकृति की भी अनुकृति कर दी। ठीक है, इसीलिए वो क्या मानते हैं, वो मानते हैं कला को अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि कलाकार क्या होता है, कलाकार जो होता है वो कल्पना को सबसे ज्यादा महत्व देता है। ठीक है, कलाकार क्या करता है, अगर कलाकार की बात करूं मैं, तो कलाकार क्या करता है, कलाकार सबसे ज्यादा जो है कल्पना पे महत्व देता है। ठीक है, कल्पना ही उसके लिए सब कुछ होती है, सर्वोपरि होती है। ठीक है, वो कल्पना पे चलता है। यथार्थ से अगर उससे बात करें, यथार्थ से उसको कोई लेना देना नहीं है। हमारी निजी जिंदगी में जो रियलिटीज होती है ना, जो सत्य हमारी जिंदगी में है, यथार्थ हमारी जिंदगी में, उससे कोई लेना देना नहीं है। एक काल्पनिक दुनिया है, कवि की एक काल्पनिक दुनिया है, एक कल्पना करता है और कल्पना से ही जो है कलाकार बन जाता है। मेरी बात समझ में आई। इसीलिए क्या कहा गया प्लेटो के द्वारा, प्लेटो के द्वारा जो है कवि को क्या कहा गया है, अनुकृति की भी अनुकृति करता है, क्योंकि वो कलाकार जो है वो कल्पना को महत्व देता है, यथार्थ को नहीं देता। इसीलिए उन्होंने कला को अच्छा नहीं माना है। बच्चों मेरे आई होप ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि वो कला को अच्छा क्यों नहीं मानते, वो विरोधी नहीं है, लेकिन वो कला को अच्छा क्यों नहीं मानते, उन्होंने यहाँ रीजन भी दिया है। ठीक है, कि वो कल्पना पे चलते, यथार्थ जीवन पे नहीं चलते, जो सच्चाई है उस पर। ठीक है, आगे चलें। आगे आ जाता है कि काव्य की अगर बात करें, तो काव्य को प्लेटो ने जो है दो तरीके से विभाजित किया है। दो तरीके से विभाजित कैसे किया है, एक है सत्य काव्य और एक है असत्य काव्य। सत्य काव्य कौन सा होता है, सत्य काव्य, अब देखो, अब धीरे धीरे करके हम अपने टॉपिक के करीब आते जा रहे हैं। सत्य काव्य जो ईश्वर की सत्ता को मानता हो,
ठीक है, ईश्वर की सत्ता, ईश्वर क्या है, क्रिएटर है, मैंने बताया ना अभी, बार बार बता रही हूं, ईश्वर क्या है, क्रिएटर है। तो उन्होंने क्या किया, क्रिएट किया है, किसको क्रिएट किया है, संसार को क्रिएट किया है। तो वो क्रिएटर है, उसमें देखा जाए तो नैतिकता भी है, ठीक है, और राष्ट्र के हित में ही है। मतलब हर चीज जो भी परमात्मा ने बनाई है, जो भी ईश्वर ने बनाई है, वो क्या है, राष्ट्रीय हित में ही है, नैतिकता से भरा हुआ है, और उसमें क्या है, ईश्वर की जो सत्ता है वो भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, सत्य है, इसको हम असत्य नहीं बोल सकते, ये सत्य है क्योंकि वो फर्स्ट क्रिएटर है, उनसे पहले कोई क्रिएटर नहीं था, इस पूरे संसार का निर्माण उन्होंने किया है, तो वो क्या है, सबसे फर्स्ट क्रिएटर है। ठीक है बच्चों, जिन्होंने सबसे पहले क्रिएट किया, जिन्होंने सबसे पहले जो है अनुकृति की है या अनुकरण किया है। ठीक है बच्चों, नकल मतलब अनुकरण किया। ठीक है, असत्य की बात करते हैं। असत्य क्या है, मनोरंजन के लिए धन कमाना। जैसे कौन करता है मनोरंजन के लिए धन, कौन कमा रहा है, कवि कर रहा है। कवि क्या कर रहा है, यथार्थ जीवन पे तो चल नहीं रहा, कल्पना पे चल रहा है, और कल्पना से क्या है, काव्य की रचना कर रहा है, तो मनोरंजन के लिए कर रहा होगा, दूसरों का मनोरंजन कर रहा है। अब एक तरफ तो लोगों को दुख हो रहा है, उसके दुख को वो कविता में उभार रहा है, भाई उसको दुख हो रहा है और तू उसको जो है कविता में उतार रहा है, तो क्या है ये, है ना, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर मनोरंजन के लिए जो है उस चीज का प्रयोग किया जा रहा है। दूसरा क्या है, शायद धन कमाने के लिए किया जा रहा है, या फिर क्या है, यश की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है। तो इस तरीके से क्या है, जो है असत्य बताया गया है। तो राष्ट्रीय हित की यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, जो राष्ट्र का हित है या राष्ट्र की जो भलाई है, उससे कोई भी लेना देना जो है नहीं है। किसको लेना देना नहीं है, उससे कोई भी लेना देना जो है कवि को नहीं है। कवि जो है मनोरंजन के लिए कर रहा है या फिर पैसा कमाने के लिए कर रहा है। तो ये सब चीजें क्या है, असत्य है, यथार्थ पे नहीं है। किस पर है, ये कल्पना पर आधारित है। मेरे बच्चों समझ में आ गया ना आप लोगों को। तो इसी तरीके से प्लेटो ने दो बताए, सत्य काव्य और असत्य। सत्य में ईश्वर की सत्ता को बताया और असत्य में कवि का बताया कि वो मनोरंजन के लिए, धन कमाने के लिए करता है, उसमें राष्ट्र का कोई हित नहीं होता। और अब हम जो प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत को पढ़ेंगे उसमें तीन बातों को पढ़ेंगे। पहला है प्रत्यय जगत को पढ़ेंगे कि प्रत्यय जगत क्या है, दूसरा वस्तु जगत को पढ़ेंगे कि वस्तु जगत किसको कहा गया है, और फिर तीसरा है कला जगत, कला जगत कौन है। तो ये तीन पॉइंट अगर बच्चों आपको समझ में आ गए ना, तो आपको प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब डायग्राम की ओर चलते हैं। वैसे तो अगर प्लेटो के प्रत्ययवादी और जो है सिद्धांत की बात करें तो उन्होंने प्रत्यय सिद्धांत दिया, फिर उन्होंने एक आदर्श राज्य की कल्पना की, उसके बारे में बताया, फिर उन्होंने आत्मा के जो अमर तत्व सिद्धि होती है उसके बारे में बताया, फिर उन्होंने सृष्टि का जो पूरा शास्त्र है उसके बारे में बताया, फिर उन्होंने ज्ञान मीमांसा बताया। ये पूरे पांचों पॉइंट जो है वैसे वो आपके इसी के अंदर कवर अप हो जाएंगे बिल्कुल शॉर्ट में। आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, और इस डायग्राम को कैप्चर करके, है ना, कहीं पे स्क्रीनशॉट करके रखना है, स्क्रीनशॉट करके रख लो बच्चों। बाकी आपको पीडीएफ भी जो है मेरे इसमें मिल ही जाता है आप लोगों को, है ना, फिलर फॉर्म में आपको जो लिंक मिलता है, आप लोग उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे जो है सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारा जो पीडीएफ है, पीपीटी जो है आप लोगों को वहां पर मिल जाएगी आराम से। ठीक है, तो आप लोग इसे संभाल कर रखें, अगर नोट डाउन करना है तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर इस सिद्धांत को पढ़ो, ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आप लोगों के सामने लेकर आई हूं। अब समझो, सबसे पहले कौन है, परमात्मा। अब परमात्मा को क्या कहा गया है, सर्वशक्तिमान कहा गया है। परमात्मा क्या है, सर्वशक्तिमान है, सबसे ऊपर है, फर्स्ट क्रिएटर है। ही वॉज अ फर्स्ट क्रिएटर। ठीक है, तो वो क्या है, सबसे पहले क्रिएटर है, और उन्होंने जो है अपने माइंड में क्या किया, आइडिया सोचा, विचार किया उन्होंने अपने दिमाग में, और दिमाग में सोचकर उन्होंने एक संसार के बारे में सोचा कि ह्यूमन बीइंग भी होने चाहिए, मतलब मानव भी होने चाहिए, जीव जंतु भी होने चाहिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी होना चाहिए, ठीक है, खाने के लिए फूड भी होना चाहिए, एवरी जो भी हमारी बेसिक नीड्स है वो सारी की सारी होनी चाहिए, पहनने के लिए कपड़े होने चाहिए, रहने के लिए घर होना चाहिए। तो ये बेसिक जो नीड्स थी उन चीज़ों के बारे में सोचा और एक संसार का निर्माण कर दिया। क्लियर है? फर्स्ट क्रिएटर कौन है यहाँ पे, फर्स्ट क्रिएटर परमात्मा है। उन्होंने दिमाग में सोचा परम सत्य है। ये कौन सा सत्य है, परम सत्य है। इसी को क्या कहा गया है, प्रत्यय जगत कहा गया है। मैंने कहा आपको तीन चीजें याद करनी है, प्रत्यय जगत, वस्तु जगत और कला जगत। ये तीन चीजें समझ में आ गई तो सब समझ में आ गया, प्रत्यय जगत, वस्तु जगत और कला जगत।
तो सबसे पहले क्या बोला मैंने कि परमात्मा फर्स्ट क्रिएटर थे, जिनके माइंड में विचार आया कि मैंने एक संसार का निर्माण करना है, वो ऐसा 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 होना चाहिए। तो उन्होंने विचार किया और एक संसार का निर्माण कर दिया। तो वो कौन थे? प्रत्यय जगत थे। प्रत्यय जगत, जिसको परम सत्या कहा गया है, प्रत्यय जगत। तो वो क्या की हुई, उन्होंने क्या कर दिया, एक प्रतिलिपि तैयार कर दी, मतलब एक उन्होंने अनुकरण कर दिया। अनुकरण का मतलब क्या बताया? नकल ना। तो उन्होंने एक प्रतिलिपि तैयार कर दी, मतलब जो उन्होंने माइंड में सोचा था उसकी नकल करके उन्होंने संसार को बना दिया। क्लियर है? तो पहले तो संसार बन चुका है ना ऑलरेडी, सभी मानव भी उसमें सभी रहते हैं, सभी संसार बन चुका है पूरा का पूरा। तो संसार क्या है? प्रत्यक्ष जगत का क्या करता है? निर्माण किया है यहाँ पर। तो इसको क्या कहा गया? वस्तु जगत कहा गया। अब ये क्या है? वस्तु जगत है। इसमें संसार आ गया, लोग रह रहे हैं, जी रहे हैं, ठीक है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब हो रहा है। फिर कौन आ जाता है? उसी जगत में से कोई निकलकर एक कलाकार आ जाता है। अब कलाकार किसको कहा गया है? वो कवि भी हो सकता है, वो मूर्तिकार भी हो सकता है, संगीतज्ञ भी हो सकता है, और साथ ही साथ चित्रकार भी हो सकता है, सभी हो सकते हैं कलाकार। लेकिन यहाँ पर इन्हीं कलाकारों की बात की जा रही है, यहाँ पे इसी कला की बात की जा रही है, और मेनली यहाँ पे काव्य की बात की जा रही है, क्योंकि काव्य सिद्धांत है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कवि होगा, तो काव्य की बात की जा रही है। तो अब उसी में क्या है? कवि निकल कर आ जाता है। कवि क्या करता है? कवि फिर उसी संसार को देखता है, जो संसार भगवान ने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, उसी संसार को देख रहा है, और उसी संसार के दुख सुख हास्य रोन रस, जो भी जितने भी रस होते हैं, वो सारे जो चीजें हैं, उन सब चीजों को कहाँ उभार रहा है? अपनी रचना में उभार रहा है। कलाकार की रचना अपनी रचना में कर रहा है। तो अब अपनी रचना में वो किसको उतार रहा है? संसार को उतार रहा है। तो संसार तो ऑलरेडी क्रिएट कर रखा था ना भगवान ने, ईश्वर ने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा था। तो यहां पर जो कलाकार है उसको दोबारा क्रिएट कर रहा है, पुनर्अनुकरण, दोबारा से अनुकरण हो रहा है। तो ये सेकेंड टाइम उसकी कॉपी की जा रही है। फर्स्ट कॉपी ये थी ना, फर्स्ट फोटोकॉपी तो ये थी जो ईश्वर ने की थी और संसार बना दिया था, और ये यथार्थ के ऊपर था, ये सत्य था, उन्होंने संसार बनाया। ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये तो कल्पना मात्र है, क्योंकि इसमें रियल जिंदगी यथार्थ के जीवन की बात तो की नहीं गई है, इसमें लोगों के हितों की बात तो की नहीं गई है। यहाँ ये तो किस लिए किया गया है? पैसा कमाने के लिए किया गया है, धन कमाने के लिए किया गया है, या फिर लोगों का मनोरंजन करने के लिए किया गया है। तो इसको क्या किया? पुनर्अनुकरण सिद्धांत किया गया, और इसी को क्या कहते हैं? कला जगत कहते हैं। क्लियर हो गया? फर्स्ट है प्रत्यय जगत, जो ईश्वर है, ईश्वर ने एक आइडिया सोचा, वो क्या था? प्रत्यय जगत था, और उन्होंने एक संसार का निर्माण कर दिया। वो कौन सा निर्माण किया? वस्तु जगत था। वो जो संसार का निर्माण किया वो वस्तु जगत था। फिर एक कलाकार आया, और उस कलाकार ने उस संसार को ही लेकर माध्यम बनाकर उसने अपने काव्य में जो है प्रस्तुत किया, तो वो क्या था? कला जगत था। आई होप आपको प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत अब समझ में आ गया होगा। अब इसी चीज को आगे डिफाइन कर रखा है, अब कहीं भी पढ़ोगे तो अब आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, कोशिश तो मैंने पूरी की है। चलिए आगे चलते हैं। प्लेटो की अब जो है स्पष्ट धारणा अब आपको समझ में आ जाएगा आराम से। ठीक है, अब आपको माइंड में समझ में ना, पहले ईश्वर ने क्रिएट किया संसार को, वो फर्स्ट कॉपी थी। जब क्रिएट कर दिया उसके बाद क्या हुआ? उसी में कलाकार आता है, कलाकार उसकी सेकेंड कॉपी करके रचना तैयार कर देता है। ठीक है, धारणा है कि काव्य जो है सत्य से दूर होता है। ठीक है, काव्य जो भी कविता लिखी जाती है वो सत्य से दूर होता है। मैंने बता दिया कवि क्या करता है? काल्पनिक चीजें लिखता है वो तो। हालांकि संसार माध्यम जरूर होता है, लेकिन काल्पनिक ही होता है, यथार्थ जीवन पे नहीं लिखता, क्योंकि वह कविता को अज्ञान से उत्पन्न करता है। अज्ञान मतलब क्या है? कल्पना। इसी काव्य में जो है सत्य का अनुकरण नहीं किया जा सकता। सत्य का अनुकरण तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि सत्य का अनुकरण किसने किया है? परमात्मा ने किया, क्योंकि सबसे फर्स्ट क्रिएटर वही थे। उन्होंने अनुकरण का प्रयोग 2 संदर्भों में किया है। अब कौन से संदर्भ है वो सुनिए। पहला, विचार जगत और गोचर जगत के बीच के संबंध की व्याख्या की है। विचार जगत मतलब पहले थॉट क्रिएटर और उनके बारे में लेकर, और उसके बाद एक अपनी ही कल्पना जो है उसको लेकर चले हैं। वास्तविक जगत और कला के बीच संबंध निरूपण के लिए वास्तविक जगत है जो, और कल्पना जो उनकी है उसको लेकर वो चले हैं। फिर क्या है? प्रत्ययवादी दार्शनिक माने जाते हैं प्लेटो, ये तो आपको पता ही है। प्रत्ययवादी काव्य और कला को गहनता से समझने की जो तार्किक आधार प्रदान करते हैं। उनके अनुसार जो प्रत्यय है, विचार ही सत्य है।
अखंड जो है वो नित्य है और उनका ही रचयिता। तो सबसे पहला क्रिएटर किसको माना गया है? परमेश्वर को। फर्स्ट जो रचयिता वो कौन है? परमेश्वर है, ईश्वर है, उन्हीं को उन्होंने सबसे फर्स्ट क्रिएटर मांगना है। और वो यथार्थ है, लोगों के हित के लिए भी है, नैतिकता भी है, आदर्श भी है, सब है। इस जगत में जो है परम सत्य का विचार ही अनुकरण है और वो पहला अनुकरण है, इसलिए उन्हीं को ही उन्होंने अनुकरण माना है। क्योंकि कला तो जो है वस्तु को ही अपनी कल्पना शक्ति द्वारा जो है निर्मित करती है। वो तो कवि जो है वो तो दूसरी कॉपी करता है ना, तो अनुकरण का अनुकरण कर पाता है, अनुकरण का अनुकरण कर पाता है, मतलब नकल का नकल कर पाता है। जो नकल किसकी नकल करता है? जो ईश्वर ने ऑलरेडी संसार बना रखा है उसी की नकल करके वो अपने काव्य में डाल देता है। तो इस दृष्टि में जो कला है वो तीसरा स्थान है। पहला स्थान प्रत्यय है, पहला स्थान प्रत्यय बताया जो विचार है, जो किसने किया है? ईश्वर ने किया है। दूसरा बताया है आभास को, जो प्रतिबिंब है, मतलब जो एक इमेज बनाई है वस्तु जगत की, वो मतलब एक संसार क्रिएट कर दिया ना, वो हमारा दूसरा जगत है। और तीसरा जगत किसको कहा गया है? वस्तु जगत के बाद अनुकरण जो काव्य है, मतलब जो कवि ने काव्य की रचना की है, वो कला जगत जो है वो तीसरा है। यही तीनों की चर्चा मैंने पीछे की थी। यस, इन्हीं तीनों की चर्चा मैंने यहाँ पे की थी। एक है प्रत्यय जगत, वस्तु जगत और कला जगत। प्रत्यय जगत, वस्तु जगत और कला जगत। और प्रत्यय जगत यहाँ पर भी देख लो, प्रत्यय जगत, वस्तु जगत और कला जगत। क्लियर है? उदाहरण क्या दिया है? प्लेटो ने उदाहरण दिया है, समझो उस उदाहरण को, क्या बताना चाह रहे हैं। प्लेटो ने इस सिद्धांत को समझाने के लिए जो है पलंग का उदाहरण दिया है। पलंग होता है जिसमें सोते हैं हम लोग, बिस्तरा, ठीक है। उस पलंग में क्या है? कहना है कि यथार्थ जो पलंग वह है जिसका रूप हमारे प्रत्यय और विचार में है। अगर आपको बोला जाए पलंग तो आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी। यस, आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएंगे। यू आर द फर्स्ट क्रिएटर, आप फर्स्ट क्रिएटर हो जाओगे, ठीक है। उसी तरीके से पलंग कहते ही आपके प्रत्यय और विचार में जो पलंग है वो इसी रूप का निर्माण ईश्वर ने किया है। और जो एकदम से आपके माइंड में जो इमेज बन रही है ना, वो क्यों बन रही है? वो जो बन रही है इमेज, वो क्यों बन रही है? क्योंकि वो ईश्वर ने ऑलरेडी हमें निर्मित करके भेजा हुआ है। उस विचार में मौजूद रूप से आधार पर जो है बढ़ई जो होता है वो लकड़ी से पलंग का निर्माण करता है। अब जो बढ़ई है उसका काम क्या है? लकड़ी से काम करना, तो वो लकड़ी से क्या करता है? पलंग का निर्माण करता है। बढ़ई द्वारा बनाए गए जो पलंग है उसका चित्र जो है कवि या कलाकार ही बनाता है। और अब बढ़ई ने उस पलंग को बनाया, उसका वर्णन कौन करेगा? कवि करेगा। तो कवि जब उसका वर्णन करता है तो वो संसार का ही तो वर्णन कर रहा है, और हमारे तो माइंड में ऑलरेडी है, वो ईश्वर ने क्रिएट कर रखा है। तो फर्स्ट वाला क्या हो गया? ईश्वर ने क्रिएट किया है। सेकंड क्या हुआ? जब संसार बन गया, पलंग जो है तो बढ़ई ने उसको पलंग को बनाया, ठीक है। फिर उसी पलंग के बारे में कौन वर्णन कर रहा है? कवि वर्णन कर रहा है, तो वो तीसरा हमारा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से तीन चीजें बताई। प्रथम में क्या है? प्रथम जिसका निर्माण ईश्वर ने अपने विचारों में किया है, ठीक है। पहले विचार में क्रिएट किया, ही वॉज अ फर्स्ट क्रिएटर। सेकेंड, उनका निर्माण बढ़ई ने लकड़ी से करता है। बढ़ई ने जो, क्योंकि संसार बन गया तो उसने अपने हिसाब से उसका वो किया। तीसरा, उसका निर्माण कलाकार और चित्रकार जो है वो अपनी तरीके से करता है। और प्लेटो के अनुसार कविता और कलाकृति जो है अनुकरण का भी अनुकरण है, मतलब नकल की भी नकल है। अनुकरण का भी अनुकरण है, मतलब नकल की भी नकल है। इस चीज को रट लो, अच्छे से याद कर लो इसको, ठीक है, कि अनुकरण का अनुकरण है, नकल की नकल किसको कहा गया? कलाकार को कहा गया, मतलब कवि को कहा गया। क्योंकि कवि क्या करता है? ऑलरेडी जो ईश्वर ने संसार बना रखा है उसी की चर्चा दोबारा करता है अपने काव्य में, ठीक है। वो भी यथार्थ के ऊपर नहीं होता, काल्पनिक माध्यम में होता है, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने नकल की भी नकल बोला, मतलब अनुकरण का भी अनुकरण किया। तो अब पता चला कि प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत क्या है बच्चों। यस, सबको समझ आ रहा है? कमेंट कीजिए जल्दी से मुझे कि समझ आ रहा है आप लोगों को। हाँ जी, हाँ जी, कीजिए कि समझ आ रहा है। इसलिए वे मानते हैं कि जो हर काव्य है वो कला क्या है? मिथ्य है। कला को उन्होंने नकार दिया कि वो मिथ्य है, कुछ नहीं है, असत्य के ऊपर होता है। तो सत्य से वो बहुत ही दूर होता है, ठीक है। आई होप आपको उदाहरण से भी समझ आ गया हो। अब प्लेटो की बात करूं तो प्लेटो ने कुछ काव्य पर आक्षेप लगाए हैं। आक्षेप क्या लगाए होंगे? अब आप मुझे खुद ही बताइए क्या आक्षेप लगाए होंगे काव्य पे। उन्होंने काव्य मतलब कविता कौन लिखता है? कवि लिखता है। और कवि के बारे में तो यहाँ पे पूरी चर्चा की जा रही है। कवि को तो वो कवि के वो विरोधी तो नहीं है, लेकिन कवि को वो यही बताना चाह रहे हैं कि वो यथार्थ के ऊपर नहीं होता, इस वजह से वो कवि कला को जो है अच्छा नहीं मानते हैं। वो ही चीज का वर्णन यहाँ पर कर रखा है। अब सुनो क्या है।
कविता पर प्लेटो का जो अगला आक्षेप है वो क्या है कि कलाएं हमारे लिए हानिकारक है। यहाँ पे हानिकारक आएगा, ठीक है। कला हमारे लिए क्या है, हानिकारक है, क्योंकि वो क्या करता है, हमारे दुखों को और उभार देता है, और इस तरीके से जो है दुखों को और उभार देता है, यथार्थ जीवन पर भी नहीं होता, बहुत सारी चीजें। कारण यह है कि अनुकारणात्मक जो कला होती है वो जो है शूद्र होती है, और शुद्रता में ही संबंध रखती है, वो उसी चीज से संबंध रखती है, शुद्रता को ही जन्म देती है, ठीक है। मतलब अगर कोई गरीब है और उसका जीवन में, उसके जीवन का वर्णन मैं अपने काव्य में कर रही हूँ, तो वो हमेशा गरीब ही रहेगा उस काव्य में, ठीक है। वो हमेशा उस काव्य में हमेशा गरीब ही रहेगा, अमीर नहीं बन जाएगा, क्योंकि उसके जीवन का मैं वर्णन कर रही हूँ। तो क्या है, वैसा ही रहेगा। मूलत कवि जो है वो यश और कीर्ति चाहता है, मतलब वो पैसा कमाना चाहता है। कवि का मेन मोटिव ये होता है, उसे लोगों की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। उनकी प्राकृतिक आत्मा की विवेकपूर्ण अश की प्रसन्न करने के लिए भी और प्रभावित, मतलब लोगों को प्रसन्न करने के लिए या प्रभावित करने के लिए नहीं होती है। ऐसा मतलब संसार का मैं कहूँ कि समाज का फायदा नहीं है, उसमें बेनिफिट नहीं है, नैतिकता नहीं है, आदर्शता नहीं है, ठीक है। लोगों के बेनिफिट के लिए नहीं किया जा रहा ये सब, उनके जीवन से उनको कोई लेना देना नहीं है। वो तो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, या फिर धन और यश कमाने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो इसी वजह से ऐसा ना करना उनका प्रयोजन ही होता है, ये उनका उद्देश्य ही होता है, और कुछ नहीं होता। तो इस तरीके से प्लेटो ने जो काव्य है उस पर आक्षेप लगाया, और काव्य के माध्यम से ही वो कवि पे ही आक्षेप लगा रहा है। तो कला को ही वो गलत बताने की कोशिश कर रहा है कि कला ठीक नहीं है। आगे चलें। प्लेटो के काव्य शास्त्र में जो है विचार कीजिए, संक्षेप में जो है इस प्रकार है। तो संक्षेप में सुन लीजिए पूरा का पूरा जो हमने पढ़ा है। कवि काव्य की रचना जो है दैवी प्रेरणा और आवेश में आकर करता है। जो कवि है वो काव्य की जब रचना करता है तो दैवी प्रेरणा, जो दैवी ईश्वर की जो प्रेरणा होती है उसके आवेश में आकर करता है, और वाणी ईश्वर की वाणी है, ठीक है। और वाणी कैसे होती है, ईश्वर की वाणी है, परंतु उनका वर्णन वो सच्चे व तर्क पर आधारित नहीं होते हैं। पता ही है मानव जो है वासनाओं से उभरकर लोगों को अनैतिक जो है वो बनाता है, क्योंकि वो कल्पना मात्र होता है, और लोगों को क्या है बुरी चीजों को दिखाकर दुखी कर देता है, अच्छी चीजों को दिखाकर हंसा देता है। तो अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन यथार्थ जीवन पर नहीं होते हैं, काल्पनिक मात्र होते हैं। कवि का अगर किया जाए तो वर्णन काल्पनिक होता है, अज्ञान जन्य होता है, ठीक है। समाज को जो है गलत दिशा देता है, समाज को एक सही डायरेक्शन नहीं देता, आदर्श समाज की स्थापना नहीं करता। अतः जो है त्यज्या है, जिसमें कवि का जो है बहिष्कार करने का सुझाव दिया है। तो इसका वो बिल्कुल विरोध कर रहे हैं, एक तरीके से विरोध भी नहीं बोलूंगी, मतलब कला को वो बोल रहे हैं कि एक तरीके से ये सही नहीं है। जो संसार ऑलरेडी बन रखा है उसी का वर्णन वो कर रहे हैं, वो भी यथार्थ नहीं कर रहे हैं, तो यथार्थ करना चाहिए। प्लेटो के विचार में वस्तु के 3 रूप बताए उन्होंने, आदर्श बताया, वास्तविक बताया और अनुकृत बताया। उन्होंने बोला आदर्श होना चाहिए, मतलब प्लेटो का अगर हम बात करें कि प्लेटो के नजरिए में जो है संसार जो है वो कैसा होना चाहिए, तो प्लेटो की नज़र में कला के मूल्य का संदर्भ में प्लेटो जो है वो दृष्टिकोण जो उनका है वो उपयोगितावादी होना चाहिए। मतलब अगर काव्य लिखा जा रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ उपयोगिता होनी चाहिए, लाभ होना चाहिए पढ़ने वाले को, ठीक है। नैतिकता के ऊपर होना चाहिए, नैतिकता आनी चाहिए, और एक आदर्श जीवन होना चाहिए कि जो है आदर्शता के बारे में बताया जाए, ठीक है। और जो है एक अच्छा होना चाहिए, मतलब एक तरीके तो प्लेटो ने रिपब्लिक में लिखा भी है कि जो दास्ता है वो मृत्यु से भी भयावह है। दास्ता मतलब दास होना किसी का, गुलाम होना किसी का, तो गुलाम होना जो है मृत्यु से भी भयंकर। मृत्यु में तो क्या होता है, मृत्यु में तो मर जाता है इंसान और उसके प्राण निकल जाते हैं, लेकिन दास में क्या है, वो जिंदगी भर किसी के गुलाम, किसी के जो है कठपुतली की तरह जो है चलता है। इसलिए दास्ता को उन्होंने क्या कहा है, मृत्यु से भी भयावह बताया है। तो यहाँ पर क्या है कि जो कवि है, यहाँ पर कवि जो है वो बहुत ही संसार के बारे में लिख रहा है, वो भी काल्पनिक मात्र जो है अपनी कल्पना से ही उसे उभार रहा है, अपनी कल्पना से ही लिख रहा है। तो वो कोई आदर्श जीवन की स्थापना नहीं कर रहा है, और ना ही उसमें कुछ वास्तविकता है, और ना ही अनुकृत है, ठीक है। अनुकृत का भी उन्होंने तो अनुकरण का भी अनुकरण कर दिया है, मतलब नकल ऑलरेडी थी, उसकी भी नकल की भी नकल कर दी है। तो प्राकृतिक और सृष्टि ईश्वर की किसी आदर्श के आधार पर रची हुई अपूर्ण सृष्टि है। तो ये जो उन्होंने बनाया है काव्य को, ये पूरी तरीके से अपूर्ण है। कला और जो काव्य है उनकी अनुकृति होना ही सत्य की जो है त्रिगुणी जो है दूर है, तो मतलब सत्य से वो बिल्कुल ही दूर है।
आगे है, कविता और कला के वस्तु के साथ साथ उस रूप को महत्वपूर्ण होता है। काव्य में वह लय और छंद को विशेष महत्व देते हैं, लय और छंद इंपॉर्टेंट होती है। और काव्य शास्त्र की दृष्टि में समाज परक और नैतिक है। तो काव्य शास्त्र की अगर दृष्टि से देखा जाए तो समाज परक होना चाहिए और नैतिकता होनी चाहिए, आदर्श होना चाहिए जीवन में, और जो कि काव्य में नहीं होता है, इसलिए उसको वो नकार रहे हैं। अब अगर हम काव्य संबंधित कुछ ऐसे विचारक हैं उनकी बात करें तो उन्होंने क्या कहा है, वो क्या मानते हैं। तो अगर काव्य संबंधित मान्यताएं चलें तो सभी जो जितने भी वो हैं, मतलब कलाकार जो है वो नकल की नकल करता है, इसीलिए वह आदर्श राज्य का निर्माण जो है उसमें करने में सहायक नहीं है। मतलब आदर्श जो राज्य की अगर निर्माण में मैं बोलूं कि कलाकार जो है वो सहायक है, तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो क्या करता है, अपनी कला के माध्यम से इंसान को और भी ज़्यादा बुरा बुरा दिखा देता है, या मतलब उतना उभार नहीं पाता और यथार्थ भी नहीं होता उसमें कि कोई उसकी बातों पर यकीन करे। ठीक है, तो इस तरीके से सारी बातें मैं कहूँ तो मिथ्या ही होती है, मूल चीज़ें कहूँ तो 3 चीज़ें मैंने बच्चों आप लोगों को बताई है, वो मैं एक बार फिर चलो लास्ट में ही आप लोगों को क्लियर करूँगी। ठीक है, तो आक्षेप भी हो गए। तो एक तरीके से हे की दृष्टि से देख रहा है कवि यहाँ पर जो है, प्लेटो जो है वो काव्य को या जो कवि है, कवि को जो है हे की दृष्टि से यहाँ पर देख रहा है, और जो वो कल्पना कर रहा है उसको भी वो हे की दृष्टि से देख रहा है, क्योंकि वो यथार्थ से, क्योंकि उसको कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर जो अलग अलग विचारक हैं उनका क्या मानना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा हैं, वो क्या मानते हैं। तो देवेंद्र नाथ शर्मा ने कहा कि पाश्चात्य जो आलोचना है उसके इतिहास में प्लेटो का जो स्थान है वो सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट रहा है। प्लेटो की बात को उन्होंने पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया है, माना है, और वो प्लेटो की बात से सहमत है कि सच में जो कवि होता है वो ऐसा ही करता है। ठीक है, नकल की भी नकल करता है, अनुकरण की भी अनुकरण करता है। तो उन्होंने पूरी तरीके से जो है प्लेटो का साथ दिया और प्लेटो की जो है तारीफ ही की है, प्लेटो के सिद्धांत को अच्छा ही बताया है, और उन्होंने बताया ये सबसे अच्छा सिद्धांत है जो काफी प्रभावशाली भी है। ठीक है, जो सही मायनों में यथार्थ के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद सेकंड आते हैं रामचंद्र तिवारी जी। रामचंद्र तिवारी जी ने कहा है अपनी सीमाओं के बावजूद भी यूरोपीय काव्य चिंतन के क्षेत्र में प्लेटो का महत्व स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि अपनी सीमाओं, उनकी सीमाएं थी, वो अपने स्थान को जो है छोड़कर भी एक उभर कर बाहर आए हैं, यूरोपीय काव्य के चिंतन जो है उसके क्षेत्र में आए हैं, और उसमें उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से प्लेटो ने बताया, तो उनको प्लेटो को पूरी तरीके से रामचंद्र तिवारी ने स्वीकार किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो प्लेटो है उसकी अवधारणाएं इतनी अच्छी है, उनका सिद्धांत इतना अच्छा है कि आगे चलकर लोगों को इससे काफी प्रेरणा मिलेगी और ये प्रेरणा का स्रोत बनकर आगे आएगा, इसीलिए तो हम भी इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये भी प्रेरणा ही है कि जो भी लिखो आप यथार्थ जीवन के ऊपर करो। मैंने कहा ना, वो बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, वो कला के विरोधी नहीं है, लेकिन वो बताना चाह रहे हैं कि कला को सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए उन्होंने काव्य सिद्धांत दिया, और उनके लिए काव्य सिद्धांत ये है। ठीक है, कि सही तरीके से यथार्थ जीवन के ऊपर लिखो, आदर्श बताओ, नैतिकता बताओ। ठीक है, ना कि ये सब चीजें कर कर लोगों के दुखों को, इन चीजों को बढ़ावा दो। ठीक है, और अपने मनोरंजन करो या फिर पैसा कमाने के लिए करो, तो ये चीज को नकारा है। तो एक तरीके से उन्होंने कहा कि आज के टाइम पर ये सिद्धांत जो है वो कितना ज्यादा प्रासंगिक जो है माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से रामचंद्र तिवारी की ये सोच थी। उसके बाद डॉक्टर गणपति चंद्र जो गुप्त है, उनका मानना क्या है। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त है, उनका मानना है कि जो काव्य है वो समीक्षा, जो काव्य की समीक्षा जो है जब बाद में आई तो वह यह विकसित होकर आई थी, यहीं से विकसित होकर आई थी। तो क्या है कि जब काव्य जो समीक्षा है ना, तो वो सबसे पहले कहाँ से विकसित होकर, यहीं से विकसित होकर आई है, इसी से सिद्धांत से। ये जो काव्य का सिद्धांत प्लेटो ने दिया, इसी सिद्धांत को देखा और पढ़ा, और उसके बाद ही काव्य की जो समीक्षा है वो बनकर तैयार हुई थी। ठीक है, तो काव्य की जो अनुभूतियां हैं वो एक आनंददायक मानी जाती है। ठीक है, इससे आनंददायक रस पता चल रहा है, और क्या है, आधारभूत सूत्रों की जो है स्थापना भी होती है। तो एक अच्छे सूत्र भी जो है इससे तैयार हुए हैं, गणपति चंद्र जी ये कहते हैं। तो प्लेटो को एक तरीके से देखा जाए तो इन तीनों ने बहुत अच्छी तरीके से प्लेटो के सिद्धांत को माना है, और कहा है कि इन्होंने बिल्कुल सत्य बात कही है, यथार्थ बात कही है, और
का जो कलाकार है उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो इस दृष्टि में हमारा जो निष्कर्ष है वो क्या निकल कर आता है, इस दृष्टि में जो प्लेटो है उसकी स्थापना भारतीय रस सिद्धांत के बहुत ही निकट पड़ती है। तो अगर हम भारतीय का रस सिद्धांत देखें तो जिन्होंने मेरा रस सिद्धांत वाली जो वीडियो नहीं देखी है वो मेरी रस सिद्धांत वाली वीडियो को जो है देख सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब करें और वहां पर जो है आप रस सिद्धांत की वीडियो देखें तो आपको पता चल जाएगा रस सिद्धांत क्या है और कैसे वो इससे मिलता जुलता है। तो यहाँ पे रस जो है कितनी अच्छी तरीके से बात की गई है उसकी, और इस तरीके से इन्होंने बताया है कि हमें जो है मनोरंजन करने के लिए और ये सब चीज़ों के लिए नहीं, बिल्कुल यथार्थ जीवन के ऊपर चलना चाहिए। तो शायद हमारा जो काव्य है वो बहुत ही अच्छा नजर आएगा, ठीक है। और इनके लिए काव्य जो सिद्धांत है वो अनुकरण है, ठीक है। तो काव्य सिद्धांत को उन्होंने अनुकरण ही बताया है जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है उसके रूप में ये उभर कर आया है, ठीक है बच्चों। इतना क्लियर हो गया। तो अब मैं पूरी तरीके से इसकी पूरी तरीके से आप लोगों को बता दूं कि अनुकरण के सिद्धांत में हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहली चीज, 3 चीजें हमने इस चीज में पढ़ी है। पहली चीज कि ईश्वर द्वारा रचित जो है प्रत्यय जगत ही सत्य है। ईश्वर ने एक जगत का निर्माण किया, जो कौन सा जगत है, प्रत्यय जगत है, मतलब सत्य पर निर्भर है, सत्य है। और उसका जो सर्जन है वो किसने किया है, ईश्वर ने किया है। तो सबसे फर्स्ट क्रिएटर कौन है, ईश्वर है, ठीक है। पहली चीज जिसको प्रत्यय जगत कहा गया है। दूसरी चीज वस्तु जगत। वस्तु जगत किसको कहा गया, वस्तु मतलब होता है संसार, वस्तु मतलब क्या है, संसार। तो जो संसार है, संसार जगत है, मतलब वस्तु जगत है, प्रत्यय जगत की अनुकृति है। मतलब जो प्रत्यय जगत है उसको क्या किया, एक कॉपी कर लिया, कॉपी करके नकल कर लिया, अनुकरण कर दिया। तो प्रत्यय जगत की अनुकृति ही क्या है, वस्तु जगत है, ठीक है। जिसकी छाया होने के कारण जो है मिथ्या और असत्य है, ठीक है। मतलब अब क्या हो गया, वो ऑलरेडी मिथ्या हो गया, असत्य हो गया, क्योंकि वो क्रिएट कर दिया गया है। जो माइंड में उनके था, ईश्वर के माइंड में जो था, उन्होंने एक संसार की रचना कर दी, तो वो ऑलरेडी एक अनुकृति होगी, मतलब एक कॉपी होगी, फोटोकॉपी होगी, ठीक है। एक कॉपी हो चुकी है, फोटोकॉपी, ठीक है। अब क्या है थर्ड बात, तीसरी बात क्या है, कला जगत। कला जगत आया, वस्तु जगत का अर्थात अनुकरण का अनुकरण हो गया। अब जो वस्तु जगत था, मतलब संसार जगत की जो फोटोकॉपी हो रखी थी, उसी की फोटोकॉपी करके उन्होंने फिर दोबारा से फोटोकॉपी कर ली, जिसको क्या कहा गया, जो पूरी तरीके से मिथ्या था। वो तो थोड़ा बहुत मिथ्या था ही, लेकिन ये तो पूरी तरीके से मिथ्या हो गया, क्योंकि इन्होंने इसमें अपनी कल्पना भी जोड़ दी और अनुकरण का भी अनुकरण हो गया। मतलब जो हार्ड कॉपी, जो फोटोकॉपी कर रखी थी, उसकी भी कॉपी कर दी, मतलब अनुकरण का भी अनुकरण कर दिया। क्योंकि जो कवि है उसने क्या किया, अपनी कल्पना से एक काव्य का सर्जन कर दिया, ठीक है, जिसमें यथार्थ के ऊपर जो था नहीं, लोगों के फायदे के लिए नहीं था, नैतिकता नहीं थी, ठीक है। तो यहां पर जो कलाकार है वो क्या हो गया, इमिटेटर हो गया। फर्स्ट वाला था क्रिएटर, ठीक है, तो लास्ट वाला क्या हो गया, इमिटेटर हो गया, जिसको कहते हैं कलाकार अनुकर्ता। तो कलाकार अनुकर्ता इमिटेटर कहलाएगा, जो क्या करता है, अनुकरण का भी अनुकरण कर देता है। तो ये 3 चीजें बताई, ईश्वर द्वारा रचित प्रत्यय जगत जो सत्य पर निर्भर होता है, सत्य जो ईश्वर ने क्रिएट किया था अपना माइंड में। वस्तु जगत का निर्माण किया, मतलब संसार का निर्माण किया, किससे, प्रत्यय जगत से, जो पहला जगत उन्होंने क्रिएट किया था उसी से। तो एक कॉपी हो चुकी थी। जब कवि आया, कवि ने कला का जगत का निर्माण कर दिया, और कला जगत में उसने क्या किया, उसी कॉपी की अपनी कॉपी तैयार कर दी, 2 कॉपियां होगी। जबकि उसने क्या किया, उसको उसमें अपनी कल्पना भी डाल दिया, नैतिकता भी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, एक तरीके से वो पूरी तरीके से मिथ्या हो गया। तो ये हे का जो बात कहूंगी कि जो हे दृष्टि से जो है उन्होंने देखा है प्लेटो ने से। तो काव्य, प्लेटो का जो काव्य सिद्धांत था वो पूरा का पूरा यही था जो मैंने आपको भी बताया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है बच्चों, समझ आ गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारा जो ये प्लेटो का काव्य सिद्धांत था वो समाप्त हो गया, और मैंने आपको ओवरऑल भी बता दिया कि काव्य सिद्धांत क्या था। तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से काव्य सिद्धांत समझ में आ गया होगा। तो अब हम जो है कल जो एक न्यू टॉपिक लेकर आएंगे अरस्तु का, और उसे हम कल पढ़ेंगे। उससे पहले जैसे रोज की तरह ही जो मैं आपको हमेशा प्रश्न देती हूँ, तो मेरा प्रश्न भी सुन लीजिए और कमेंट कीजिए सारे के सारे। तो प्रश्न है, प्लेटो की कृतियों के जो है नाम बताओ।
तो मैंने जो है यहाँ पर मिस किया है ये, और ये प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए रखा है कि आप लोग उसे फाइंड आउट करो ताकि जो है आप लोगों को याद भी हो जाए, ठीक है। इसी वजह से मैंने ये प्रश्न दिया। तो प्लेटो की जो कृतियां हैं उनके नाम बताइए। तो सभी के सभी जिनको आता है वो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, और बाकी सभी के सभी इसे याद कीजिए, लर्न कीजिए और ढूंढिए, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, बाकी आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो आप लोग मुझे फीडबैक दे सकते हैं। कोई भी क्वेरी होगी तो बच्चों आप लोग मुझे क्वेश्चंस कीजिए, मैं आपके कमेंट्स पढ़कर आप लोगों को ज़रूर आंसर देंगी, ठीक है। तो आप लोग जो है अच्छे से अनुकरण सिद्धांत को पढ़िए और एक बार नज़र ज़रूर मारिए। बुक्स खोलनी तो पड़ेगी ना थोड़ी सी, ठीक है। तो थोड़ा सा आप नज़र मारिए, क्योंकि अब आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ आएगा जिस तरीके से, क्योंकि मैंने आपका थोड़ा, टीचर का काम क्या होता है, टीचर का काम होता है किसी भी चीज़ को थोड़ा इजी बनाना। तो मैंने आप लोगों को इजी बनाकर प्लेटो का जो अनुकरण सिद्धांत था वो दे दिया है। अब आप उसे थोड़ा रीड कीजिए तो आपको वो पूरी तरीके से समझ आ जाएगा और कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो प्लेटो सिद्धांत से एक भी क्वेश्चन गलत होने के चांस ही नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी डाउट होगा, क्वेरी होगी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा मुझे। और स्टूडेंट्स जिन्होंने जो है अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये आप लोग जो है, मैंने आप लोगों को बता रखा है कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, इंस्टा अकाउंट भी है, तो आप लोग वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको वहाँ सारी अपडेट्स मिल जाए। बाकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी करें। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको पुरानी जितनी भी वीडियोज़ है वो भी मिलती रहें और आपका कोई भी टॉपिक ना छूटे, ठीक है। और अच्छे से पढ़िए, और ये वाला जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, आई होप मेरे सारे बच्चों का जो है ये क्रैक हो जाए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, राधे राधे, सभी अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। बाय सभी बच्चों को, बाय। ओके बच्चों, बाय, राधे राधे।